अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने 9th क्लास का मैथ्स जो है वो सर ने आपको चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 तक काम करवा दिया था। आज आपको मैं 4.4 का काम शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जब अच्छी तरीके से समझ आएगी। अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो वो है, आपको पता है कि स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप वहाँ पे जो है उस पे जो आपने क्वेश्चन किया होगा उस क्वेश्चन को पिक्चर जो है वहाँ पे सेंड करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अलावा गूगल क्लासरूम भी आपके पास, आप वहाँ पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दे दूँगा। तो एक्सरसाइज 4.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 94 आप लोग भी निकाल लीजिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे दिए गए क्वेश्चंस उनको आपने रैशनलाइज करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 3 डिवाइडेड बाय 4√3, ठीक है। तो आपने करना क्या है, रैशनलाइजेशन में इसको आपको आसान तरीका बता देता हूँ कि आपके पास जब कोई भी फ्रैक्शन में p/q में जो भी वैल्यू होती है आपके पास ये, ठीक है। तो वो कहता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसमें अयोटा ना आए, ठीक है। एक तो अयोटा ना आए और दूसरा वो कहता है कि भाई अंडर रूट की कोई वैल्यू ना आए, ठीक है। तो ये ज़रा मैं आसान करके आपको बता रहा हूँ। तो अब किसी तरीके से डिनोमिनेटर से आपको उस अयोटा की वैल्यू को या आपने जो उस अंडर रूट वाली वैल्यू को, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को वहाँ से उसको ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो इस इस चीज़ के लिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइजेशन का स्टेप होता है, और वो ये कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में जोन सी भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होगी उसका आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आइए ज़रा हम करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। 3 डिवाइडेड बाय 4√3, ठीक हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 4 भी है और √3 भी है, तो अंडर सिर्फ 3 के ऊपर है, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, √3 को मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और डिवाइड भी कर दूँगा। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन का प्रोसेस बोलेंगे। अब होगा क्या, आपने अगले स्टेप में करना क्या है, ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 और √3 मल्टीप्लाई होकर इकट्ठे होकर ऐसे लिखे जाएंगे, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4 वैसे ही आ जाएगा। √3 2 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन में तकरीबन ये ऐसा ही हो रहा होगा। ये इसके रूट से कट जाएगा, पीछे आ जाएगा आपके पास 3√3 डिवाइडेड बाय 4, और ये इसके √3 से कट गया तो हाल ही आपके पास 3 रह गया, ठीक है। अब ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, तो पीछे आपके पास आंसर आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो आप देखें कि इसके डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट की वैल्यू नहीं है। न्यूमरेटर में आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। तो अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट में, तो आपने उस अंडर रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक हो गया। तो आइए ज़रा चलते हैं, हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 3। तो इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसका क्वेश्चन है आपके पास 6 होल डिवाइडेड बाय √8 एंड √27, ठीक हो गया। अब आपने इसको किस तरीके से करना है, अब देखें यहाँ पे आपके पास 2 अंडर रूट की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब आपने करना क्या है कि इन दोनों वैल्यूज़ को रैशनलाइजेशन कर देना होगा, ठीक है। तो फिर मैं करता क्या हूँ, 6 √8 √27 मल्टीप्लाई बाय √8 इधर भी आ जाएगा, √27 भी आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय √8 √27। मैंने क्या किया, √8 √27 को मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर आ रही थी मैंने दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू थी, मैंने इस एक वैल्यू को अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आगे क्या होगा, ऊपर वाले आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर 6 √8
√27 और नीचे आपके पास √8 √8 2 टाइम्स आ रहा है तो ये √8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपके पास √27 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे आपने क्या करना है, 6 अब एक स्टेप की और इजाफा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या कि 8 और 27 इनका आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो 8 का जब मैं एलसीएम लूँगा 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है, 27 का भी एलसीएम ले लेता हूँ, ये 3 के साथ होगा, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ओके, तो अब आगे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको पता है कि 8 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आपके पास 3 टाइम्स आए हैं 2, और जो आपके पास 27 के फैक्टर्स हैं वो 3 टाइम्स 3 आए हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि क्योंकि मेरे पास स्क्वायर रूट है तो ये इसका पेयर बना लेता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स आ रहे थे तो वो मैं स्क्वायर इकट्ठा कर लिया और 2। उसी तरीके से 27 के साथ भी मैं यही काम करता हूँ, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3, यानी कि आपके पास वैल्यू ऐसे थी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये मैंने पेयर इसको सिलेक्ट करके 2 का स्क्वायर करके इंटू 2 कर दिया। ठीक है, वो डायरेक्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसके अलावा 27 आ जाएगा। क्लियर, ये काम आपने जो है वो इस तरफ या उस तरफ कहाँ पे करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये काम नहीं किया था क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे एक प्राइम नंबर था। ओके, अब जिसके अगर आपके पास प्राइम नंबर्स हैं या आपके पास ऐसी वैल्यू जिसमें आप उसको एलसीएम लें और उसके पास उसके फैक्टर्स निकल के उसकी 2 की पेयरिंग निकलती है और वो स्क्वायर रूट से कट सकते हो, तो वो कट करके उससे आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास 8 था तो हमने 8 का एलसीएम लिया, वहाँ पे उसका पेयर 2 का बन रहा था, वो बाहर निकल सकता था, तो मैं इसको अगले स्टेप में बाहर निकाल देता हूँ। तो जिसका आपका ये वैल्यू बाहर निकलती होगी आपने बाहर निकाल लेनी है, जिसकी नहीं निकलती वो वैसे लिखी जाएगी। 6 ये वाला वैसे ही, चूँकि ये सारा कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस 2 का स्क्वायर कट के ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, लेकिन इसका नहीं कटिंग हुई, इस तरह से ये 2 अंडर रूट के अंदर ही लिखा जाएगा कुछ यूं करके। ठीक है, ये हिस्सा हो गया। अब हमारी बारी आती है इसकी, ये स्क्वायर इससे कट गया, 3 अकेला बाहर आ जाएगा और इस 3 के साथ अंडर रूट आ जाएगा, इनटू ये 3 बाहर और दूसरे वाला 3 की कटिंग नहीं हुई थी वो वैसी आ जाएगी। और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 8 और 27। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना होगा, तो देखिए ज़रा, कटिंग हो रही है 3 1 द 3, 3 9 द 27, उसके बाद 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4। इसके अलावा ये 3 उस 9 से कट रहा है, 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। तो ऊपर आपके पास सिर्फ अंडर 2 रह गया, अंडर 3 रह गया, तो अंडर 2 अंडर 3 डिवाइडेड बाय नीचे 3 टू द 6, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, कटिंग ऊपर नीचे हो रही थी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 टू द 6। अब आप चाहो तो इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अंडर रूट के अंदर आ रही हैं, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर रूट 3 टू द 6 और नीचे भी आपके पास 6 आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके जो बाकी पार्ट्स में तकरीबन वैसे ही हैं। अब इसका जो है 4 5 6 7 8 पार्ट, ये अब इसमें से भी आपको मैं एक पार्ट करवा देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो देखिए बच्चे, अब इसका मैंने 4 पार्ट आपको स्क्रीन पे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें ज़रा सा चेंजेस यही है इसके अगले पार्ट्स में, वो ये कि इसके अंदर डिनोमिनेटर में अब आपके पास 2 टर्म्स आ चुकी हैं, 3 + 205। पहले आपके पास क्वेश्चंस किस तरह आ रहा था, उसमें सिंपल एक टर्म आ रही थी, जैसे कि √3,
√6 √27, ठीक है। ये सिर्फ एक टर्म, तो इसको हम बोलते हैं बिनोमियल सर्ट, ठीक हो गया। इसको हम बोलते हैं बिनोमियल सर्ट। तो अब अगर आपके पास इसमें इन दोनों को मैं ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, लेट्स सपोज √3 माइनस √6, तो एक टर्म आपके पास ये आ गया और एक टर्म आपके पास ये आ गया। तो जब दो टर्म्स आपके पास आ गए तो ये बाइनोमियल सर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, √6 माइनस 5, यहाँ प्लस कर लें। यानी कि कहने का मकसद आपके पास ये है कि जब आपके पास सिंगल एक एक टर्म्स होगी तो अब आपके पास मोनोमियल सर्ट कहलाएगी। जब आपके पास दो टर्म्स, वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ आपके पास स्क्वायर रूट हो, आपके पास एक सिंपल रैशनल नंबर भी होना चाहिए। तो आपके पास उस केस में कम से कम एक जैवो सर्ट ज़रूर हो, एक कम से कम मोनोमियल सर्ट ज़रूर हो। तो आपके पास इन दोनों केस में ये दोनों आपके पास बाइनोमियल सर्ट कहलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब आपके पास यही चीज़ आ गई है। पहले वाले पार्ट्स में सिंपल आपके पास सिंपल एक अंडर रूट की वैल्यू थी मोनोमियल सेट के तौर पे, अब आपके पास दो आ चुकी हैं, दो टर्म्स आ चुके हैं, तो ये बाइनोमियल है। तो इस वाले केस को आपको क्या करना होगा, जिसके सेंटर में या तो प्लस आ रहा होगा या माइनस आ रहा होगा। तो अब आपने करना क्या है, ये वाला हिस्सा तो अभी ऐसे लिखें। अब आपको मैं इसके रैशनलाइजेशन का मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि कैसे आप उसको सोल्व करते थे। तो इसमें भी आपने क्या करना है, इसकी सेंट्रली वैल्यू का साइन बदल लेना है, ठीक है। ये 3 प्लस है, आप मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस 205 होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 205, ठीक हो गया। तो ये प्लस में था, मैंने माइनस से इसका साइन चेंज कर दिया। अगर ये माइनस का होता तो इसको हम क्या कर देते हैं प्लस के साथ, ठीक है। 3 के साथ साइन के नहीं, आपने सेंटर वाले साइन को हमेशा देखना होगा, सेंटर वाले साइन की वैल्यू को चेंज करना होगा, इस तरह वाली वैल्यू को नहीं, ओके। चलें, अब ये सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो वैसे ही आ जाएगा 3 माइनस 205। अब नीचे आपके पास क्या होगा, अब जो आपको मैं मेथड बताने जा रहा हूँ ये हर क्वेश्चन के अंदर अब यही चीज़ होगी, आगे आने वाले हर पार्ट में भी ऐसे ही होगा। ये देखिए दोनों आपके पास फैक्टर्स आपके पास सेम है, लेकिन सिर्फ साइन का फ़र्क है, एक एक्सप्रेशन ये इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मैं ज़रा इकट्ठा करके लिख लेता हूँ एक बार, फार्मूले के तौर पे एक फॉर्मेट में लिख देता हूँ, 3 प्लस 205 3 माइनस 205, ठीक है। ये a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मेट उसकी शक्ल नज़र आ रही है। अब आप उस फार्मूले को क्लोज कर दो, ये फार्मूला है, इसे क्लोज करके इसके माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ऊपर वाला तो आपके पास ऐसे आ जाएगा 3 माइनस 205, इसको इसमें से माइनस कर देना, बैठ देना 3 माइनस 2 1, 3 लैदा है और ये 2 लैदा नहीं है, ये सारी वैल्यू इकट्ठी है 205, तो ये आपस में माइनस नहीं होगा। तो इधर आप करें, ये हो जाएगा आपके पास a आपके पास 3 है और b आपके पास 205 है, माइनस 205 का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हेयर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 205, तो a की जगह पे मैंने 3 लगा दिया, b की जगह पे 205 लगा दिया। अब आगे क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी 3 माइनस 205 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और ये इसके इस √5 वाले अंडर को कट कर देगा और खाली आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। क्या किया मैंने, 3 का स्क्वायर 9 माइनस वैसे ही, क्योंकि ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था इससे से 2 भी स्क्वायर के अंदर आ रहा है, √5 भी स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा और √5 का जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कट के खाली 5 नीचे आ जाएगा। तो ये अब आप अगले स्टेप में बन जाएगा 5 4 द 20। तो ये हम ज़रा आगे इस तरफ लिखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू अभी भी वैसी आ जाएगी 3 माइनस 205 डिवाइडेड बाई 9 माइनस
4 5 द 20। ओके, तो अब आप इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, 9 - 20 आपके पास -11 बन जाएगा। तो कुछ यूँ लिखा जाएगा, ये 3 - 205 डिवाइडेड बाय -11। ठीक हो गया, यहाँ तक आपके पास आंसर आ चुका है। अब आप चाहो तो ये माइनस आप जो है वो इन सब के साथ अलग-अलग कर लो, ठीक है। तो तब भी आप इसे लिख लो इस तरीके से। ये माइनस जब ऊपर चला जाएगा तो कुछ यूँ लिखा जाएगा, 3 - 205 होल डिवाइडेड बाय 11। ठीक हो गया। ये माइनस जो आपके पास डिनोमीटर में आ रहा है वो साइड भी आप इस तरफ लिख लीजिए, तो तब भी आपके पास कोई मसला नहीं है। ऐसे भी लिखने का इसका तरीका है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो एज इट इज़ इसी तरीके से ही उसने कॉमन निकाला हुआ है। जी बच्चे, उसने कॉमन निकाला हुआ है, तो ये 11 ज़रा बाहर निकाल लें और पीछे रह जाएगा 3 - 205 ये। ठीक है, किया क्या मैंने, ये माइनस और ये आपके पास 11, इसको मैंने बाहर निकाला और ये ब्रैकेट वाला एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ऊपर कुछ तो लिखना था, अब ज़ाहिर सी बात है कोई सेम वैल्यू तो कॉमन आ नहीं रही, तो इसका तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। ठीक है, अगर आप में से कुछ बच्चे आंसर को यहाँ तक लिख देते हैं या यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपका आंसर ठीक है, गलत कुछ नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो फिर आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक होगा। ओके, तो इसके बाकी पार्ट्स भी अब आपके पास ऐसे ही हैं, आपने जो है वो सब में ऐसे ही काम करना होगा। जिधर से आपको ना समझ आए आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।